नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से प्रीवियस ईयर के बोर्ड के जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। 2022 के बोर्ड पेपर के अंदर जो भी अच्छे टॉपिक जो एग्जामिनर ने पूछे थे, आज अपन उनको अच्छी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को बेहतरीन करेंगे। आपकी इस तैयारी के अंदर चार चांद लगाएंगे ये क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेरे साथ जुड़े रहे। 10-12 दिनों बचे हुए हैं आपके पास में। इस 10 और 12 दिन की तैयारी में अच्छी तैयारी करें आप, और इस तैयारी को अपन और अच्छी तरीके से करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे। देखो भाई, आपके पास में जो पहला क्वेश्चंस बन रहा था 2022 के अंदर, वो 22 के अंदर पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था आपके पास में? एससीसी की संपूर्ण दक्षता से पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है आपके पास में? एससीसी की संपूर्ण दक्षता से। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास में? एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। और इस एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को आप अच्छे से कंप्लीट करें। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था आपके पास में ये वाला, और सीधा सीधा पूछा था कि भाई एससीसी जो आपके पास में एससीसी है उसकी संपूर्ण दक्षता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 52.4%। कितनी होती है दोस्तों? 52.4% होती है। इसके अलावा आपसे और क्या प्रश्न पूछ सकता है? वो बीसीसी के बारे में। बीसीसी कितनी होती है? तो बीसीसी कितनी होती है? 68%। और एफसीसी की पूछ ले तो एफसीसी कितनी होती है? 74%। अच्छे से याद रखिए इन तीनों की संपूर्ण दक्षताओं को। आपके पास में एससीसी का पूछा हुआ प्रश्न है, बीसीसी और आपके एफसीसी का भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। 2015 के अंदर भी प्रश्न पूछा हुआ था कि यदि आपके पास में ऐसा मान लीजिए कि दो परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है तो एससीसी की संपूर्ण दक्षता ज्ञात करें। तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको मैंने प्रीवियस जो आपकी क्लास है उसके अंदर मैंने बता रखा है किस प्रकार से हम संपूर्ण दक्षता को ज्ञात करते हैं। अभी आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपका जो है सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। अगर आपको इसके क्वेश्चन का जो आपकी दक्षता है उसको निकालना सीखना हो तो प्रीवियस आपके सोलिस्टेट के अंदर मैंने इसको करवा रखा है। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में आया हुआ है वो आपके पास में आया था वांटा फैक्टर से। कहाँ से क्वेश्चन आया था आपके पास में? वांटा फैक्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये भी एमसीक्यू के रूप में आपसे प्रश्न पूछा हुआ था कि सबसे अधिक जो है वांटा फैक्टर आई का मान जो है सर्वाधिक किसके अंदर होगा। क्वेश्चन की डिजाइनिंग किस प्रकार से थी, इस क्वेश्चन की डिजाइनिंग को अपन देखते हैं कि क्वेश्चन की डिजाइनिंग किस प्रकार से थी आपके पास में। कि प्रश्न क्या पूछा हुआ था आपसे कि सर्वाधिक वांछा गुणांक किसका होगा, और ऑप्शन क्या क्या थे? KCl था, NaCl था, है ना, BSO4 था आई थिंक, और एक और था आपके पास में शायद LCl3, शायद हो सकता है LCl3 हो। तो ये एक प्रकार से क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके वांटा गुणांक से कि सर्वाधिक वांटा गुणांक का मान किसका होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको आयन देखने। क्या देखने दोस्तों? आयन देखने। इसमें दो आयन बन रहे हैं तो आपके पास में वांटा गुणांक का मान कितना हो जाएगा? 2। NaCl के अंदर भी आपको ब्रेक करोगे तो Na प्लस में ब्रेक होगा, प्लस Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा, तो इसके अंदर भी आयन कितने बन जाएंगे दोस्तों? दो आयन बन जाएंगे। कितने आयन बन जाएंगे दोस्तों? दो आयन बन जाएंगे। इधर BSO4 की बात करूं तो यहाँ पर भी आपके Ba2 प्लस में चेंज होगा, प्लस SO4 2 माइनस में चेंज होगा, तो यहाँ पर भी कितने आयन बन जाएंगे? दो आयन बन जाएंगे। कितने आयन बन जाएंगे दोस्तों? दो आयन बन जाएंगे। इधर की बात करें अपन LCl3 की, तो यदि अपन इसको ब्रेक करते हैं तो Al3 प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक होगा दोस्तों, और यहाँ पर टोटल आयन कितने हो जाएंगे? 3 और एक 4, तो यहाँ पे कितने आयन हो जाएंगे? 4 आयन हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम आयन किसके पास में? अपने पास में LCl3 के पास में है, और LCl3 के पास में मैक्सिमम आयन होने के कारण यहाँ पर वांटा फैक्टर आई का मान भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो वांटा फैक्टर से इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, वांटा फैक्टर से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो वांटा फैक्टर से आपको मोलरिटी निकालना पूछ सकते हैं ना, मोलरता, वाष्पदाब, अपेक्षिक नंबर, नॉर्मली प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकते हैं। अच्छे से कंप्लीट करें। और वांटा गुणांक के पास में ही आपके असामान्य मोलर द्रव्यमान करके एक टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, उसको भी आप अच्छे से पढ़ कर जाए दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चंस बना था वो बना था फॉरवर्ड डायरेक्शन से। कहाँ से बना था? कहाँ से बना था? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बना हुआ था। कहाँ से बना हुआ था दोस्तों? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बना हुआ था। और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी दोस्तों? आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ था। क्वेश्चन जो पूछा हुआ था आपका वो ग्राफ से पूछा हुआ था दोस्तों। कहाँ से पूछा हुआ था? ग्राफ से आपके क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ किस प्रकार से होता है दोस्तों। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा हुआ था कि फर्स्ट ऑर्डर जो आपकी रिएक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ग्राफ होता है आपके पास में वो इस प्रकार से नीचे की तरफ मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा दोस्तों? नीचे की तरफ मिलेगा। ln r और t के मध्य आपसे ग्राफ पूछा हुआ था, इस ग्राफ को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको वेग स्थिरांक की इकाई भी याद रखनी है दोस्तों। यदि एमसीक्यू में प्रश्न पूछेगा तो वेग स्थिरांक की इकाई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अरे दोस्तों, आप वेग स्थिरांक की इकाई कैसे निकालेंगे? मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। बस यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखो और आप आंसर निकालो। क्या निकालोगे आप? आंसर निकालोगे। इसकी वैल्यू 1 रखो और आप आंसर निकालो। किस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल पाओगे? अच्छा दोस्तों, इसके अलावा आपके पास में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था आपका वो किससे बना था? वॉन आर्किल मेथड से। सिंपल सा प्रश्न पूछा था। वॉन आर्किल मेथड जो है उसमें आपके पास में कौन कौन से मेटल को, कौन कौन से जो धातु होती हैं इनका शुद्धिकरण करते हैं। तो जिर्कोनियम और टिटानियम धातु जो होती है उसका शुद्धिकरण जो होता है वो किस विधि द्वारा करते हैं? अपन वॉन आर्किल मेथड द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर, वो प्रश्न पूछा हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा हुआ है आपको, वो प्रश्न पूछा हुआ था मैक्सिमम ओएस से। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैक्सिमम ओएस से आपसे हर बार प्रश्न पूछ रहा है और इस बार भी आपसे प्रश्न पूछेगा। वो मैक्सिमम ओएस का मतलब होता है कि आपके पास में जो तत्व है, इस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इस तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो आपकी मैक्सिमम ओएस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर, या फिर इसकी वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी का मतलब वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संयोजकता हुई। तो मैक्सिमम ओएस क्या है? तो आपके ऑप्शन दे रखे थे इसने, वेनेडियम दे रखा था, मैग्नीज दे रखा था, और दे रखा था आपके आयरन दे रखा था, और क्या दे रखा था आपके ऑप्शन में? निकल दे रखा था। तो 4 ऑप्शन दे रखे थे। वेनेडियम फर्स्ट, सेकंड मैग्नीज दे रखा था, थर्ड दे रखा था आयरन, फोर्थ दे रखा था निकल। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि मैग्नीज जो होता है वो आपके +7 तक क्या करता है? आपके ओएस को शो करता है। सर्वाधिक ओएस जो होती है इसके अंदर किसकी हो रही है? मैग्नीज की हो रही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में? मैग्नीज हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको अच्छे से आना चाहिए क्वेश्चन को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है इसके अलावा? आपके अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है, शेप कोऑर्डिनेट कंपाउंड, मतलब आपको क्या कर रखा था यहाँ पर? जो संकुल दे रखा था, इस संकुल की आकृति के बारे में प्रश्न पूछा आपको, और आकृति के बारे में प्रश्न पूछा, और आकृति किस प्रकार की क्वेश्चन की थी? संकुल की आकृति से प्रश्न पूछा, और प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा चतुष्फल की आकृति, कौन किसकी जो है वो चतुष्फल की है? तो सिंपल सी बात है, चतुष्फल की आकृति का मतलब क्या हुआ कि संकरण कैसा होना चाहिए? sp3। संकरण कैसा होना चाहिए दोस्तों? sp3 संकरण होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपके पास में ऑप्शन थे वो थे आपके पास में ऑप्शन, देखो यहाँ पर था पहला तो NiCN4 2 नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन था NiCO4, दूसरा ऑप्शन क्या था? NiCO4, तीसरा ऑप्शन था यहाँ पर FeCO5, और चौथा ऑप्शन था यहाँ पर आप CrCO6। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर दोस्तों, देखो भाई, FeCO5 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो कैंसिल है, 6 ये बॉन्ड बन रहे हैं कैंसिल, चतुष्फल की आकृति नहीं हो सकती। यहाँ पर CN4 नेगेटिव, यहाँ पर CO4 नेगेटिव, CO4 अच्छा नेगेटिव। यहाँ पे इसका अगर आप निकालते हो संकरण, तो संकरण क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके? NiCO4 संकरण क्या आ जाएगा आपके? यहाँ पर sp3 संकरण आ जाएगा। और आकृति कैसी हो जाएगी? चतुष्फल की आकृति हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ये वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आकृति हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी मैंने पिछली 100 क्वेश्चन के एमसीक्यू सीरीज में भी आपके मैंने क्या किया था, यहाँ से चतुष्फल की आकृति वाले ऑप्शन लेके आया था मैं। पे 2 ऑप्शन राइट थे और उन क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो आपके पास में क्वेश्चन आया था, बॉन्ड लेंथ से आया था। किससे आया दोस्तों? बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था उससे आया था दोस्तों, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आया हुआ था। और बॉन्ड लेंथ के अंदर क्वेश्चन क्या था कि सर्वाधिक बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? बंध लंबाई। सर्वाधिक बंध लंबाई जो है दोस्तों वो किसकी होगी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। CH3F से, CH3Cl से, CH3Br से और CH3I, ये 4 आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन थे और इजी ढंग से कर सकते हैं अपन। देखो जो मैंने कह रखा है, जो सेम सेम होना ऑर्डर वाले क्वेश्चन उनको आप हटा दो मेरी तरफ से। अब सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आबंध लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। आबंध लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, आबंध लंबाई बढ़ क्यों रही है दोस्तों? क्योंकि वर्ग में ऊपर जाने पर क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आकार बढ़ रहा है। और आकार बढ़ने पर क्या होगी आपकी? आकार के बढ़ने पर क्या होगी? आबंध लंबाई क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं इस टॉपिक को आप, कि आकार के बढ़ने पर आबंध लंबाई में क्या होगा? वृद्धि होगी। अच्छा, इस बात को अच्छे से याद रखें। इसके अलावा आपसे यहाँ पर यदि एक प्रश्न पूछ सकते हैं, ऑप्शन यही रहे, और प्रश्न क्या पूछ सकते हैं आपसे? तो प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा? द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा?
कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा। यहाँ पर अच्छे से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें आप कि सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा होगा, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यही आ जाए। अच्छा, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन आ चुका है आपके, बॉन्ड लेंथ से क्वेश्चन बन सकता था, बना दिया उसने। अब प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है। अच्छे से बताएं आप इस क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट देखिए आप, जो क्वेश्चन आया हुआ आपके मजेदार क्वेश्चन है और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सर्वाधिक लोकप्रिय क्वेश्चन, मतलब सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्रश्न किससे बनता है, आपके बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है दोस्तों क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्वथनांक से होता है। और क्वथनांक के मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी जो होती है उसके दो कंसेप्ट बता रखे। एक तो बता रखा है दोस्तों मास, अणुभार के क्या होता है, सीधे प्रोपोर्शनल होता है, अणुभार के सीधे समानुपाती होता है। और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, शाखाओं की संख्या के या नंबर ऑफ ब्रांचेस के, शाखाओं की संख्या के क्या होती है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वृत्त क्रमानुपाती होती है। सिंपल सी बात ये रहेगी कि यदि आपके पास में बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ा तो आपके मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ तो यदि शाखाओं की संख्या इंक्रीज हुई तो आपके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन बहुत इजी पूछा था कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि यदि आपके पास में कोई एल्कोहल है, यदि आपके पास में ईथर है और यदि आपके पास में यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है, तो सर्वाधिक आपके पास में इसका ऑर्डर पूछ गया था किसका होगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता रखा है कि क्वथनांक की बात आए तो क्वथनांक सर्वाधिक होता है एल्कोहलों का। किसका होता है दोस्तों, एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा। उसके बाद आपके जो कार्बोनिल यौगिक होंगे उनका ज्यादा होगा, उसका ईथर का होगा, तो ईथर का हो गया। उसके बाद किसका हो जाएगा, आपके हाइड्रोकार्बन का। यदि आपके पास में प्रश्न ऐसा आ जाए कि सर्वाधिक क्वथनांक किसका है इनमें से, तो सिंपल सी बात है, यदि एल्कोहल दे रखा होगा तो एल्कोहल का क्वथनांक सर्वाधिक वहां पर होगा। ये बात आप अच्छे से कंप्लीट करें, बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है क्वथनांक से और आपको ये कंप्लीट करने। इससे पहले मैंने बॉइलिंग पॉइंट से आपके क्वेश्चन भी सोल्व करा रखे हैं एनसीईआरटी के, उनको देखें आप और अच्छे से इनको सोल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था मेरा फेवरेट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आना ही चाहिए आपको। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि पीकेबी से क्वेश्चन आया, यदि आपके पीकेबी से क्वेश्चन आया तो पीकेबी ऑर्डर से यदि क्वेश्चन आता है तो वो 13 चैप्टर से आएगा। कौन से चैप्टर से आएगा, 13 चैप्टर से आएगा। और अच्छे से कंप्लीट करें। और 13 चैप्टर में भी आपको 13.4 नाम की जो चाहिए है, पार्ट यूनिट में देख लो, उदाहरण में देख लो आप, अदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपके एनसीईआरटी के अंदर आप किसी में भी देखो 13.4 पार्ट यूनिट, उदाहरण और अभ्यास तीनों का आप कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, 13 चैप्टर के अंदर पीकेबी क्या ऑर्डर से क्या प्रश्न आ सकते हैं, तो एक तो मिथाइल वाला प्रश्न बनता है और एक C2H5 वाले केस में प्रश्न बनते हैं। अच्छा, C2H5 और मिथाइल वाले क्वेश्चन में क्या प्रश्न बनते हैं, इधर एन आ सकता है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी आपके यहाँ पर, जो आपके बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछे उन्होंने क्या प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पर कि न्यूनतम पीकेबी वाला एमीन कौन सा है, न्यूनतम पीकेबी वाला एमीन कौन सा है। सिंपल सा प्रश्न पूछा था उसने, न्यूनतम पीकेबी वाला क्वेश्चन को, पीकेबी वाला जो है आपके पास में निम्न में से कौन सा है। तो देखो पीकेबी का मतलब होता है 1/kb के क्या है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब पीकेबी का मान इंक्रीज होता है तो केबी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, केबी का मतलब क्या होता है सर, केबी इज प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई अपॉन माइनस आई के, केबी इज प्रोपोर्शनल प्लस आई अपॉन माइनस आई के। मतलब हुआ कि यदि प्लस आई वैल्यू, जो जितने प्लस आई वाले जो हैं, यदि प्लस आई जो कंपाउंड शो कर रहे हैं, जो फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं, यदि वह ज्यादा होंगे तो आपके पास में केबी का मान भी क्या ज्यादा होगा। केबी का सिंपल सा मीनिंग है क्षारीयता। क्या होता है दोस्तों, क्षारीयता इसका मीनिंग होता है कि क्षारीयता में वृद्धि किसके बढ़ने से होगी, प्लस आई वाले कंपाउंड के बढ़ने से आपके क्षारीयता में वृद्धि होगी। अब दोस्तों किस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे अपन, देखो मैंने आपको दोनों ही कंसेप्ट बता रखे हैं कि CH3 वाले केस में और C2H5 वाले केस में क्या करना है। देखो ऑप्शन यहाँ पर CH3 वाले थे, ऑप्शन क्या क्या थे दोस्तों, ऑप्शन देखें आप तो CH3NH2, CH3NH2 का आपके पास में था, उसके अलावा आपके पास में था CH3 होल ट्वाइस NH का ऑप्शन था, उसके अलावा CH3 होल थ्राइस N का ऑप्शन आपके पास में था, इसके अलावा आपके पास में C6H5NH2 का क्वेश्चन था। ये आपके उदाहरण नंबर 13.4 आई थिंक, मुझे जहां तक ध्यान है वहीं से इसने क्वेश्चन उठाया था। इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। देखो यहाँ पर CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH2, CH3 होल थ्राइस N और आपके C6H5NH2 है। देखो ये तो आपके 1 डिग्री है, ये आपके 2 डिग्री है, ये आपके 3 डिग्री है, और ये आपके जो है एरिल कंपाउंड है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ये आपके 1 डिग्री है, आपको बता रखा है कि यदि CH3 का भी केस हुआ या C2H5 का केस हुआ, सर्वाधिक पीकेबी किसकी होगी, सर्वाधिक केबी किसकी होगी, मैक्सिमम केबी किसकी होगी, मैक्सिमम केबी होगी 2 डिग्री की।
मैक्सिमम केबी किसकी होगी दोस्तों, 2 डिग्री की होगी। तो न्यूनतम पीकेबी किसकी होगी, तो न्यूनतम पीकेबी किसकी होगी, आपके 2 डिग्री की ही होगी। मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री वाला हो जाएगा। 213 और 231 वाले कंसेप्ट को आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आया हुआ था वो रिक्त स्थान पूर्ति से क्वेश्चन आए हुए हैं। बोर्ड का इस बार का भी यही पैटर्न रहा है कि आपसे क्या प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स आपके प्रश्न आए हुए थे रिक्त स्थान की पूर्ति से। प्रश्न क्या पूछा हुआ था दोस्तों, कि फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे हुए थे। क्या प्रश्न पूछा था कि फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष जो होता है वह दोनों किस आपके आयन के अंदर पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों का एक ही उदाहरण है, वो है एजीबीआर। एजीबीआर ऐसा है जिसके अंदर आपके फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है और शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है। इजी क्वेश्चन था, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, अच्छा प्रश्न पूछा था ऐसे हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का, यदि हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर आपके धातु कौन सी होती है, तो धातु कौन सी होती है दोस्तों, आयरन। कौन सी धातु होती है दोस्तों, आयरन होती है। नेक्स्ट देखिए आपसे प्रश्न पूछा हुआ था रेशमिक मिक्सचर से, और रेशमिक मिश्रण का जो ध्रुवण कोण का मान कितना होता है, उसके ध्रुवण कोण का मान से यहाँ पर प्रश्न पूछा हुआ था। अच्छा, ध्रुवण कोण जो होता है इसका मान कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री। कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री से आपके प्रश्न पूछा था कि भाई रेशमिक मिश्रण जो होता है उसके ध्रुवण कोण का मान कितना होता है, तो 0 डिग्री। प्रश्न पूछा कि जो क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन जो है वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म जो है CH Cl3 और एसीटोन जो आपके पास में है वह आपके राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। देखो राउल्ट लॉ जो होती है, आपका राउल्ट का नियम जो है, इस राउल्ट के नियम का यह ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। कौन सा विचलन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। नेगेटिव नेविगेशन ये क्या करते हैं, शो करते हैं। ऋणात्मक विचलन क्या करते हैं, यह प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न ये पूछा था कि ऋणात्मक विचलन जो है वो क्यों प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा आपसे कि ऋणात्मक विचलन जो है वो क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों को अगर अपन साथ मिला देते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन होता है, इनका जो विलयन होता है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। आपस में क्या करता है, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सिंपल सी मीनिंग है कि यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये हाइड्रोजन आबंधन होगा, क्या होगा, इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन आबंधन होगा। और हाइड्रोजन आबंधन होगा, यदि हाइड्रोजन आबंधन होगा यहाँ पर, तो इनमें क्या होगा, संगुणन होगा, जिससे क्या करेंगे, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और याद रख लें इन क्वेश्चंस को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या प्रश्न पूछा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का आपसे प्रश्न पूछा हुआ था, अभी मैंने आपको यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताया। सिंपल सी बात है, जेड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर आप रेट कांस्टेंट निकालने की कोशिश करते हो तो आपको एक ही फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल 1 - n, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। आप यदि यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखते हो तो आपके पास में जेड ऑर्डर का आ जाएगा। यदि आप इसको 1 रखते हो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आ जाएगा। और यदि आप n = 2 रखते हो तो यहाँ पर आपके सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का क्या आ जाएगा, आपके सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पर n = 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो आपके मोल, ये लीटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सिंपल था, कितनी बार इसको सॉल्यूशन करा चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था आपको ब्रास से। ब्रास मतलब होता है पीतल, और पीतल का आपसे पूछा था कि भाई पीतल जो होती है मिश्र धातु किसकी होती है, तो कॉपर प्लस जिंक की होती है। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको कि जो आपके पास में डिफाइन कोऑर्डिनेशन कोलेट्रल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है आपके भाई, यहाँ पे आपको क्या बताना था कि जो आपके पास में जो उप सह संयोजक, आपसे क्या प्रश्न पूछा इन्होंने यहाँ पर, उप सह संयोजक बहुफलक, सह संयोजक बहुफलक क्या होता है, या आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो समन्वय बहुफलक का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपके पास में कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर मान लेता हूँ मेटल होगा, कोई ना कोई लिगेंड होगा एक्स और वाई, आपके पास इस प्रकार से कोई क्या है, आपके पास में कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपके पास में मेटल है, इस मेटल से कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके पास में ये आपके पास में लिगेंड जुड़े हो रहेंगे। कि कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इसकी जो बॉन्डिंग होगी ये क्या कहलाएगी, आपके पास में कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रॉन कहलाएगी। क्लियर हुआ आपको दोस्तों यहाँ तक, तो आप इसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट देखिए आप, राइट द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कौन सा आपके पास में यहाँ पर, K3Al C2O4 3। अच्छा, इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर K3Al C2O4 होल 3।
अच्छा, इसका क्या निकालना है आपको यहाँ पर, इसका निकालना है आपको यहाँ पर क्या, आईयूपीएसी नाम निकालना है। देखो भाई, ये आईयूपीएसी नाम जो निकालना है आपको, AL32O4 देखो इसका आईयूपीएसी नाम किस प्रकार से अपन निकालेंगे। आईयूपीएसी नेम लिखने की जो ट्रिक्स होती हैं, आईयूपीएसी नेम लिखने के जो नियम होते हैं, नियम, पहला नियम क्या होता है कि सबसे पहले आप किसको लिखे दोस्तों, धनायन को। किसको लिखना है आपको, धनायन को लिखना है। अच्छा, धनायन का नाम क्या है यहाँ पर, पोटेशियम। क्या नाम है इसका, पोटेशियम नाम है। आपने क्या लिख दिया, पोटेशियम। अच्छा, दूसरा नियम क्या होता है कि यदि आप धनायन का नाम लिखते हो तो धनायन के नाम को लिखते समय उनके ऊपर ऊपर से संख्या को अपन क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, संख्या को नहीं लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा आता है पॉइंट, ये आता है कि आपको क्या लिखना है, आपको ऋणायन वाले पार्ट को अब लिखना है। अच्छा, ऋणायन वाले पार्ट को जब लिखते हैं अपन, तो ऋणायन वाले पार्ट में है अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऋणायन वाले पार्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, लिगेंड का नाम लिखते हैं। अच्छा, लिगेंड कितने हैं, 3 है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो। क्या नाम हो जाएगा इसका, ट्राई ऑक्जेलेटो। अच्छा, उसके बाद आपके पास में यहाँ पर क्या है, मेटल, तो मेटल का लिख लो एल्यूमिनेट। क्या लिख लोगे, एल्यूमिनेट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास में इस एल्यूमिनियम की ओएस कितनी है, अच्छा ओएस कितनी है इसकी, तो ये आपके पास में पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है, +1, तो +1 होती है तो 3 हो जाएंगे, तो 3 हो जाएगा, प्लस इसकी निकालनी है x हो जाएगा। C2O4 जो है वो आपके द्वितंतुक लिगेंड है। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ से कि कौन सा इनमें से कौन सा द्वितंतुक लिगेंड है, तो आपके द्वितंतुक लिगेंड में कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, C2O4। अच्छा, इसकी कितने हैं, या 3 हैं, और एक की कितनी होती है, -2 × 3 = 6 = 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप चार्ज नहीं है, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 + x - 6 = 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3, तो एल्यूमिनेट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आईयूपीएससी से आपके क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट है, आईयूपीएससी वाला टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट करें। फिर धनायन को लिखें, धनायन में जो संख्या लिखी हुई होती है उस संख्या को आप नहीं लिखें, ना रिप्रेजेंट करें। सेकंड में आपको नेगेटिव पार्ट को लिखना है, और नेगेटिव पार्ट में सबसे पहले आपको लिगेंड को लिखना है। लिगेंड में अगर नंबर होंगे तो नंबर शो होंगे। तीसरी बात यह कि आपको उसमें मेटल का नाम लिखना है, और मेटल का नाम जो है उसके साथ में आपको ओएस को भी क्या करना है, निकालना है और लिखना है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में बनता है, वो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं आपके पास में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपके पास में, वो क्वेश्चन बना हुआ है आपके आईयूपीएससी से। अच्छा, किससे बना हुआ है दोस्तों, आईयूपीएससी से क्वेश्चन बना हुआ है। आईयूपीएससी क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या प्रश्न बनाया है इसने। प्रश्न बनाया है आईयूपीएससी से, हाँ। अच्छा, प्रश्न क्या बना हुआ था आईयूपीएससी से आपके, देखो इजी प्रश्न है, आईयूपीएससी से इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, वो ना आपसे पूछेगा। आपको एनसीईआरटी के ही आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को सोल्व करना है। देखो क्या प्रश्न पूछा है इसने आपसे, CONS3 होल 6